मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उसके लिमिटेशंस ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल की जो इसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल आया उसमें क्या डेवलपमेंट्स किए हमने, कि क्या डेवलपमेंट्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे उस मॉडल की। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था? ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या था? ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब है पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर एंड वेव कैरेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब कोई भी हमारे पास जो रेडिएशंस है, फॉर एग्जांपल लाइट है, इंफ्रारेड, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो व्हाइट लाइट है वो। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो ये लाइट है, ठीक है, ये जो रेडिएशंस है इनका ड्यूअल कैरेक्टर होता है कि पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और इनमें वेव कैरेक्टर भी होता है कि ये वेव की तरह भी ट्रेवल करती है और पार्टिकल की जो किसी पार्टिकल का नेचर होता है स्ट्राइक करने का कोई भी है वो भी इनमें नेचर होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करेंगे कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, और दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आ रहे थे एटम्स के, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि जब लाइट उनमें से पास होती है तो एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करती है, एक पैटर्न आता है रेडिएशन, जो लाइट की वजह से हमें बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो वो किस वजह से थे, ये सब जो थे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किए थे। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो था वो रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये भी उसकी एक लिमिटेशन थी, लेकिन बोर्स ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, बोर ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि क्यों आता है। ठीक है, लाइट स्पेक्ट्रम जो था, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हम बोलते हैं, ये इमिशन स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम था? इमिशन। हमारे पास दो होते हैं, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम थे, ये सब स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किए। ठीक है, बोर्स ने, और उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया कि क्या होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है क्या है सब स्पेक्ट्रम क्या है, वो सब हम आगे उसी में पढ़ेंगे अच्छे से कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा। ठीक है, तो ये जो दो आपके पास डेवलपमेंट्स थे जो बोर्स मॉडल को डेवलप करते हैं, उनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या था ड्यूअल कैरेक्टर? सबसे पहले हमें इनको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्यूअल कैरेक्टर क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का? अब हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और बाद में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कैसे हम कर पाएंगे, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होगा हाइड्रोजन का कैसे एक्सप्लेन किया, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम बात करें ड्यूअल नेचर की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव नेचर, उसके बाद पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। कि ड्यूअल नेचर होगा तो हम पहले ये प्रूव करेंगे कि जो आपके पास रेडिएशन है उनमें वेव नेचर होता है, फिर उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि उनमें पार्टिकल नेचर होता है। अभी तो हम कह सकते हैं कि ड्यूअल नेचर है। तो वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, इसमें हम वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके क्या मेन पॉइंट्स हैं? ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में ये थ्योरी दी। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या कहता है ये? फर्स्ट पॉइंट इसका, एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, कि किसी भी सोर्स से, जैसे बल्ब हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई है, लाइट आ रही है उसमें से, तो वो एनर्जी है, तो वो एनर्जी रिलीज हो करेगा वो सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन।
किसकी फॉर्म में करेगा? रेडिएशंस की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी। दूसरा, रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जिस डायरेक्शन में जो वेव ट्रेवल कर रही है उसके वो दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं वेव इस डायरेक्शन में आपकी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम मान सकते हैं कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बस बट इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है वेव का, ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया इस तरीके से। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसके मोशन के, उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो यहां भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल था। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मोशन के परपेंडिकुलर रहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ये भी कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। कि आपके पास ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। रेडिएशंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो ये रेडिएशंस है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है? लाइट की स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो क्या था? फोर्थ पॉइंट था वो क्या कहता है कि जो रेडिएशन है इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कि ना तो एयर चाहिए, वाटर, मतलब कोई इनको मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तब भी ये ट्रैवल कर सकती है। हमारे पास जब सन से लाइट आती है तो बीच में तो बहुत सारा वैक्यूम है, क्योंकि जो स्पेस है वो वैक्यूम है, वहां कोई भी एयर नहीं है, तब भी लाइट अर्थ तक पहुंचेगी। तो इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, ठीक है। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे हम मैग्नीट्यूड बताएंगे, वो सब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे वेव प्रोपेगेट करती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, ठीक है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अगर हमारे पास डायरेक्शन है उस वेव की ट्रैवल की, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस बोर्ड के लोग हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री हो गया। अब ये जो है हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है कि एक बार अंदर गया बोर्ड के, फिर बाहर आ गया, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ गया। तो ये इस तरीके से ये भी 90 डिग्री का हो गया कि ये डायरेक्शन है तो ये 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये भी 90 डिग्री। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्शन। तो आपके पास जो अब रेडिएशन है मतलब वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल, इसकी फॉर्म में ट्रैवल कर रही है वेव की, तो उस वेव की हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वो सब बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, क्या होता है क्रेस्ट, क्या होता है ट्रफ, वो हम और देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा मोशन की किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मोशन को और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें वेव की तो वेव कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको क्रेस्ट बोला जाता है, और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको ट्रफ बोला जाता है। ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है। और ये जो आपके पास की इस पॉइंट से, 0 पॉइंट से जो वेव है वो कितनी दूर तक भी, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि कितनी डेविएट हो रही है इससे।
ये सब सेम रहेंगे, एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा। और दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एम्पलीट्यूड, इनको डिफाइन कैसे करेंगे? तो अब अगर हम बात करें वेवलेंथ की, अगर हम बात करें तो वेवलेंथ क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ठीक है, दो क्रेस्ट कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हो या ट्रफ्स हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। और इसकी जो यूनिट होगी, मतलब लेंथ की जो यूनिट होती है कि एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए? वेवलेंथ के लिए। हम मीटर में भी बता सकते हैं, एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट होती है, नैनोमीटर भी और पिकोमीटर भी। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, कि इस क्रेस्ट की हाइट कितनी है और इस ट्रफ की डेप्थ कितनी है। अगर ये हम देखें तो उसको हम किससे क्या डिफाइन करेंगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? एम्पलीट्यूड। ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो यूनिट होगी वो भी लेंथ की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ लेंथ की सेंटीमीटर में, मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, जिसमें भी हम बताना चाहे उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी, कि the number of waves passing through one point in 1 second is called frequency। कि अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, अब इस पॉइंट को कितनी वेव्स जो है वो पास कर रही है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट पे से कितनी वेव्स पास कर गई इस पॉइंट को, उसको हम क्या बताएंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बताएंगे? फ्रीक्वेंसी। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपके पास? हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड, या ओनली सेकंड भी हम बोल सकते, सेकंड इनवर्स भी हम बोल सकते हैं। ये यूनिट्स होंगी। हर्ट्ज हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। न्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? न्यू। न्यू है ये वर्ड। ठीक है, तो न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो यूनिट्स होंगी वो हर्ट्ज होंगी, साइकिल पर सेकंड एंड और सेकंड। अब ये तो हो गया हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। अब हम ये भी देखेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या है, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और हम पढ़ेंगे वेव नंबर। वो क्या होता है उसको देखते हैं। वेव नंबर, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू बार से। क्या बोलेंगे इसको? न्यू बार। क्या होता है वेव नंबर? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। कि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लें तो उसके अंदर कितनी वेव्स आती हैं, वो क्या होता है? वेव नंबर। क्या होता है? वेव नंबर। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। किसका रेसिप्रोकल होता है? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम वेवलेंथ का रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आ जाएगा आपके पास? वेव नंबर। क्या आ जाएगा? वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट्स और जो होंगी, यूनिट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, ये सब यूनिट्स का हम यूज कर सकते हैं। लेंथ जो है उसका इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम जो वेवलेंथ है उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर का, नैनोमीटर का, तो उनका इनवर्स हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी, कि ये जो वेव्स हैं ये किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो वो हम कैसे बताएंगे? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। कि 1 सेकंड में जो आपके पास वेव है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सपोज करो उसने 2 सेंटीमीटर किया तो उसकी जो वेलोसिटी वो हम बताएंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 मीटर पे देखो ये हम लीनियर डिस्टेंस रहेगा हमारे पास, वेव में नहीं रहेगा, लीनियर डिस्टेंस रहेगा। कैसा डिस्टेंस होगा? लीनियर। तो वो कितना भी होता है उसको हम देखेंगे 1 सेकंड में कितना कर रही है, तो हम बता सकते हैं कि जैसे 2 मीटर चलेगी एक जो वेव है ट्रेवल करके 1 सेकंड में, तो हम उसकी जो स्पीड है वो बताएंगे 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होंगी वो क्या हो सकती है आपके पास? मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब जिसमें भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो यूनिट हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारे पास है वेव नंबर और वेलोसिटी। अब इनमें क्या रिलेशनशिप है कि वेव नंबर वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है और आपके पास वेवलेंथ है, इनमें क्या रिलेशन है, अब हम वो देख लें। अगर हम रिलेशन देखें स्पीड ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वेवलेंथ से। फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वेवलेंथ से। वेवलेंथ क्या है, वो जो वेव है, दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है कि वेव की लेंथ कितनी है, हम उसको बता सकते हैं लैम्डा से, ठीक है। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कि एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही है। तो ये अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पीड। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं, 8 टाइप्स है वैसे उसके, ठीक है। कौन कौन से हैं टाइप्स, एक बार हम वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तो हमारे पास 8 टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। कि आपके पास कॉस्मिक रेज, गामा रेज, क्या है ये, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, जो हमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विजिबल है तो उसकी, जैसे कोई भी रेड कलर है, ब्राउन है, ग्रीन है, वो सब विजिबल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, विजिबल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो विजिबल रेज हो सकती है हमारे पास, ठीक है। IR, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। ये हमारे पास मेन जो इसके टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, वो ये हो सकते हैं। अब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है इधर, किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का, कि वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। सबसे जो कम वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज की होती है, फिर गामा रेज की होती है, उसके बाद एक्स रेज की, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। 10⁸ मीटर के नियर अबाउट हो सकती है, 10⁵ 6, सो जो कितना है कि 10⁻³ मीटर 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। तो 10⁸ 10⁻6 मतलब 2-2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, ठीक है। इतनी हो सकती है, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इनकी वेवलेंथ हो सकती है कि एक वेव पूरी हो रही है 2 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव्स है। और अगर इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि वेव नेचर है, ठीक है। अब इसकी क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो हमने रिलेशन देखा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, जो सेकंड हमारा था कि पार्टिकल नेचर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन इसमें अगर कोई भी डाउट रहती है तो पूछना आपको, ठीक है। थैंक यू।